रात के 11 बजे का समय था। अश्विनी अर्जुन के साथ क्लब में थी। तभी अश्विनी का मोबाइल रिंग करने लगा। अरे इसका कॉल क्यों आ रहा है? स्क्रीन पर जान लिखा हुआ दिख रहा था। क्या हुआ बेबी, क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं, मेरे पति का कॉल है। तो उठा लो, बेचारा क्या कहना चाहता है। इतनी मुश्किल से तो उसके चंगुल से आजाद हुई हूँ, अब तो मुझे उसकी आवाज तक से नफरत है। ये कहकर दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। दोनों बहुत देर तक मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। कार पार्किंग से निकलने के बाद कि तभी ओह माय गॉड, एक बेहद खूबसूरत लड़की इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। उसने नृत्यांगना वाले कपड़े पहने हुए थे। उसका पूरा शरीर गहनों से लदा हुआ था। वो बहुत ही आकर्षित लग रही थी। अर्जुन अपनी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। उस लड़की ने कुछ पल के लिए उससे नजरें मिलाई और फिर एक तरफ चली गई। क्या थी वो परम सुंदरी? ये सुनकर अश्विनी झुंझलाते हुए कार से उतर जाती है। जाओ अपनी उस परम सुंदरी के साथ। वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन अर्जुन के जहन में अभी भी उस खूबसूरत लड़की का हसीन चेहरा घूम रहा था। उसने एक्सेलेरेटर दबाया और कार को आगे बढ़ा लिया। तभी उसने पाया कि वो लड़की बैक सीट पर बैठी हुई थी। अरे तुम! वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अर्जुन को पीछे की सीट पर खींच लिया। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन का दिल इस समय तरंगे भर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा और कौन हो तुम? अप्सरा। अर्जुन मुस्कुराया और उसने कसकर उसे गले लगा लिया। तभी अप्सरा के नाखून लंबे हो गए। वो अर्जुन की कमर में घुस गए और उसकी चीख बाहर निकल गई। 3 महीने पहले। राहुल, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ना खाना दे रहे हैं ना पानी, जैसे ये मेरे माँ बाप है ही नहीं। अश्विनी, देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। हम लोग अभी भाग नहीं सकते। मेरी कंडीशन अभी फिलहाल ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ झोपड़पट्टी में भी रह लूंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी कंडीशन कैसी भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस इस मंथ का काम खत्म होने दो, उसके बाद पेमेंट आते ही हम चलेंगे। अश्विनी और राहुल के घर वाले इन दोनों को नापसंद करते थे, लेकिन जब इन्होंने भागने का फैसला किया तो इनके घर वालों को मानना ही पड़ा। अब इनकी शादी हो चुकी थी और ये दोनों बड़ी खुशी से रह रहे थे। जान, चलो इस दिवाली पर हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। जान, शादी और उसके बाद हनीमून? मेरा काम बहुत डिले हुआ है। पहले एक काम निपटा लूं। जितना काम करूंगा उतने पैसे मेरे पास ज्यादा आएंगे, तभी हम अपनी पहली दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, करते रहो काम, मैं तो सो रही हूँ। राहुल का अब तक जो भी काम शादी की वजह से रुका हुआ था वो उसे पूरा करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाए और तुम पैसे ज्यादा कमाने लगो तो मुझे बुला लेना। कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें वो एक भी शब्द याद नहीं जो तुमने मुझसे कहा था? हाँ, कहा था कि तुम्हारे साथ झोपड़पट्टी में भी रह लूंगी, बस। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये कहकर अश्विनी वहां से चली गई। मैंने उसके लिए जो किया अपने वजूद से ज्यादा किया, लेकिन वो फिर भी एक ही पल में सब खत्म करके चली गई। कई दिन बीत गए। अश्विनी आराम से अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। क्या हो गया तुम्हें राहुल? जो प्रोजेक्ट तुम एक दिन में पूरा कर दिया करते थे उसमें तुम्हें 4-4 दिन लग रहे हैं। क्या होगा तुम्हारा? सर मैं क्या बताऊं, अब मेरा दिमाग पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा जब से अश्विनी छोड़कर गई है। देखो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए और वो तुम ही कर सकते हो। राहुल ने कई बार अश्विनी को कॉल किया, लेकिन अश्विनी ने उससे बात तक नहीं की। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था और रात को भटकता फिरता था। इसी तरह एक रात घूमता हुआ शमशान भूमि पहुंच गया। एक नंबर की झूठी, फरेबी, धोखेबाज। जब तक पैसे थे तो मेरे साथ थी, अब जरा सी जिम्मेदारी आ गई तो भाग निकली। बेटा यहाँ बैठो। बाबा जी, आपके पास बैठने से मेरा क्या भला हो जाएगा? होगा, जरूर होगा। अगर मेरी बताई सिद्धि कर लोगे
तो हर एक चीज को हासिल कर पाओगे। राहुल उस बाबा जी के पास बैठ जाता है और वो बोलना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी सिद्धि बता रहा हूं जो सिर्फ 22 रातों की है, लेकिन अगर इससे तुमने सिद्ध कर लिया तो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा ने राहुल को काफी देर तक एक सिद्धि बताई। अगली रात राहुल एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और विधि की शुरुआत की। वो मंत्रों का जाप करता रहा और बीच बीच में हवन कुंड में आहुति देता। देवी अप्सरा प्रकटम, देवी अप्सरा प्रकटम। उसने बिना रुके यही मंत्र सुबह 5 बजे तक जपना जारी रखा। अब तो होंठ भी सूख गए हैं, बहुत प्यास लग रही है। उसने पूरे 2 लीटर की एक बोतल पी और अपने घर को चला गया। इसी तरह वो हर रात विधि करता और अब ये 21वीं रात थी। इतनी रातें हो गईं। गुरुजी ने तो कहा था कि आज रात मुझे कुछ महसूस होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तकरीबन 3 बजे का समय होगा। सन्नाटे को चीरती हुई उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। चला जा यहाँ से, तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं किसी भी कीमत पर अप्सरा को सिद्ध करके ही रहूंगा। अगर ऐसा है तो सुन, आज सुबह जब तू विधि करके घर पर लौट रहा होगा तो रास्ते में तुझे जो भी पहला इंसान मिलेगा, तुझे उसी समय उसका सर धड़ से अलग करना होगा। हाँ, मैं कर दूंगा, जरूर करूंगा। राहुल ने उस रात भी विधि पूरी की और फिर घर को निकल गया। उसके कंधे पर एक झोला टंगा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा था। भैया, मुझे बचाइए भैया। अरे, ये तो मुन्नी की आवाज है। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी छोटी बहन मुन्नी दलदल के अंदर धंसती जा रही है। अरे मुन्नी! वो जल्दी से भागा और उसने मुन्नी का हाथ पकड़ लिया। उसने बड़ी ताकत लगाकर मुन्नी को ऊपर खींचा। तुम ठीक तो हो मुन्नी? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। तभी उसे ख्याल आया, मुन्नी तो दिल्ली में मम्मी के साथ है, फिर ये यहाँ अचानक कैसे आ गई? फिर उसके कानों में वही शब्द गूंजे, तुम्हें घर जाते समय जो भी इंसान मिलेगा तुम्हें उसकी गर्दन काटनी होगी। उसने मुन्नी की तरफ देखा तो उसे उस पर दया आने लगी, लेकिन तभी जब उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आई तो उसका खून खौल उठा। उसने अपने झोले से चाकू निकाला और मुन्नी की गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटने की आवाज हुई और राहुल के चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसे वही फुसफुसाहट सुनाई थी, बहुत अच्छे, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जो इंसान अपनी इकलौती छोटी बहन को अप्सरा के लिए मार सकता है, उसके लिए तो अप्सरा को धरती पर आना ही होगा। अब तुम्हें सिर्फ 1 रात की विधि और करनी है। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने घर चला गया। वो सोने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अरे, अश्विनी का कॉल। हेलो। बोलो। उसकी आवाज सुनकर राहुल का गुस्सा मानो उड़न छू हो गया। अश्विनी, तुम वहां क्यों रुकी हुई हो? जैसे तुम गई थी वैसे ही आ जाओ ना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शादी के बाद ये हमारी पहली दिवाली है। वैसे तो मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आ रही हूँ। ये सुनकर राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई लव यू जान, आई रियली लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। राहुल कुछ ही देर में अश्विनी के घर पहुंचा। अश्विनी पहले ही सूटकेस लिए बाहर खड़ी थी। राहुल ने उसे बाइक पर बैठाया और वो उसे घर लेकर आ गया। अश्विनी अब वापस आ चुकी थी, इसलिए उसने आखिरी रात की विधि पर कोई ध्यान नहीं दिया। राहुल के पास कम पैसे होने के बावजूद भी वो अश्विनी को दिल्ली लेकर गया। वहां पूरे दिन घूमने के बाद, चलो अब घर चलते हैं। अभी नहीं, अभी मुझे क्लब भी जाना है। अश्विनी, बस हो गया ना। देखो, अब मेरे पास और घूमने का टाइम नहीं है और पैसे भी नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाने के लिए इतना क्यों तड़प रहे थे? तो क्या तुम तभी मेरे साथ रहोगी जब तक मैं तुम्हारे शौक पर पैसे खर्च करता रहूंगा? मैंने तुम पर खर्च कम किया है क्या? सिर्फ क्लब जाने को मना कर दिया तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। बस बहुत हुआ, मुझे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। उसने बैग उठाया और वहां से चली गई। अब राहुल के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो उसी समय शमशान घाट पहुंचा और कुंड के सामने बैठ गया। मुझे माफ कर दो अप्सरा, मैं कल नहीं आया। माफ कर दो मुझे। तुमने उसे नाराज कर दिया है।
अब तुम उसे आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। वो कुंड के सामने बैठा ही था कि तभी 4 कौवे आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और अपनी चोंच से उसके कपड़े फाड़ने लगे। कुछ ही देर में उसकी शर्ट उतर गई और कई जख्म उसके शरीर पर बन गए। चला जा यहाँ से, वरना तेरी मौत हो जाएगी। मुझे मौत का डर नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन अप्सरा को सिद्ध किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस पर बदला लेने का भूत सवार था, इसीलिए वो अपनी जगह से उठा नहीं और उसने किताब उठाकर मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब हर तरफ से उसे हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। ये तो आज मरेगा ही, आज ही। अप्सरा देवी प्रकट हो, अप्सरा देवी प्रकट हो, अप्सरा देवी प्रकट हो। कुंड की आग बहुत तेज हो गई और तभी एक धमाका हुआ और उसके बाद जब धुआं छटा तो उसके सामने सौंदर्य की जीती जागती मिसाल अप्सरा खड़ी थी। उसे देखकर कुछ पल के लिए राहुल भी बहक गया था, लेकिन उसने अपनी भावना पर काबू पा लिया। मैंने अप्सरा को सिद्ध कर लिया, मैंने अप्सरा को सिद्ध कर लिया। अश्विनी, अब मैं तुमसे हिसाब लूंगा। जितना फरेब तुमने मेरे साथ किया है उन सब का बदला लूंगा। रात के अंधेरे में प्रोफेसर अभिमन्यु अपने असिस्टेंट राहुल के साथ शहर की आबादी से सटे हुए एक जंगल की घनी झाड़ियों के बीचों बीच खड़े थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका प्रोफेसर और राहुल के शरीर से टकराया। प्रोफेसर ने घबराते हुए राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारे सामने जो भी दृश्य आए उस पर विश्वास मत करना। ठीक है प्रोफेसर। तभी राहुल के कानों में उसकी गर्लफ्रेंड तानिया की चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तो तानिया की आवाज है। राहुल, ये तानिया की आवाज नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे कानों का भ्रम है। तभी दूसरी बार राहुल के कानों में तानिया की एक दर्द भरी चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तानिया की ही आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कि उस भयानक बला ने तानिया को अपना शिकार बना लिया है। पागल हो गए हो तुम, तानिया तो अमेरिका गई हुई है। मगर राहुल प्रोफेसर की बात सुने बगैर चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। अचानक एक बवंडर के साथ एक बड़ी भयानक दिखने वाली स्त्री, जिसके चेहरे का मांस सड़ चुका था, अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से राहुल को घूरने लगी। राहुल कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहकर उस भयानक स्त्री ने अपने नुकीले पहने पंजे राहुल के गर्दन में गाड़ दिए। राहुल का सर एक झटके में अलग हो गया। तभी वहां पर प्रोफेसर दौड़ता हुआ पहुंच गया। तूने बहुत से मासूम लोगों की जानें ले ली, अब तेरा अंत नजदीक है। इतना कहकर प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक पानी की छोटी सी शीशे की बोतल निकाल ली और उस बोतल के पानी को उस भयानक स्त्री के ऊपर फेंक दिया। अचानक वो चीखती हुई धुआं बनकर वहां से गायब हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर पंकज पुलिस स्टेशन में किसी केस फाइल को देखने में व्यस्त थे। तभी हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज के पास आकर बोला, सर, जंगल के पास एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत की बड़ी ही भयानक अवस्था में लाश मिली है। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज चौंकते हुए बोला, वो बूढ़ी औरत जंगल में झोपड़ी बनाकर क्या कर रही थी? सर, वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर ही रहती थी। कहते हैं कि शहर से लोग जादू टोना करवाने के लिए उसके पास ही जाया करते थे। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर पंकज हवलदार बलराम के साथ झोपड़ी के अंदर खड़ा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी और एक सुंदर लड़की फूट फूट कर रो रही थी। हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज से बोला, सर, सुना है कि इसकी माँ ही इस लड़की का इकलौता सहारा थी और इस लड़की ने अपना पूरा जीवन इसी जंगल में बिताया है। अब इस बेचारी लड़की का भला क्या होगा? हवलदार बलराम की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज गहरी सोच में डूब गया और फिर कहा, और इतनी जल्दी इस लड़की के रहने का कोई इंतजाम भी नहीं हो सकता। सर, आपके पेरेंट्स भी इस समय घर पर नहीं हैं। क्यों ना तब तक आप बेचारी लड़की को अपने घर पर रख लें? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इंसानियत के नाते मुझे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा।
इंस्पेक्टर ने उस सुंदर लड़की की ओर देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? परी। तुम्हारी माँ की हत्या किसने की? मुझे नहीं पता। जब मैं सोकर उठी तब मैंने अपनी माँ को इसी हालत में मरा हुआ पाया। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज परी को अपने घर पर लेकर आ गया। देखो परी, इसे तुम अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके होते हुए मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती और ना ही मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है। परी की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में इंस्पेक्टर परी से घुल मिल गया। इंस्पेक्टर पंकज मन ही मन में परी से प्रेम करने लगा। एक दिन इंस्पेक्टर पंकज परी से कहता है, परी, एक बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रेम तो मैं भी तुमसे करती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे माता पिता भी यहाँ आते ही होंगे। उनके आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वहाँ पर घर की नौकरानी सुधा आ गई। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए थाने चला गया। परी सुधा को अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, आज मेरे कमरे की सफाई ठीक से कर देना। जैसी आपकी मर्जी मेम साहब। कुछ देर बाद सुधा परी के कमरे में सफाई करने के लिए गई, मगर उसने देखा कि परी अपने कमरे से गायब थी। मेरे सामने तो परी मेम साहब कमरे के अंदर गई थी, अचानक कहाँ चली गई? अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ दरवाजा बंद हो गया और सुधा के कानों में किसी स्त्री के गुर्राने की आवाज आई। कौन है यहाँ पर? कौन है? सुधा ने जैसे ही ऊपर नजर दौड़ाई तो सामने का दृश्य देखकर दहशत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की छत पर एक भयानक लड़की, जिसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, अपनी पीली आंखों से उल्टी लटकी हुई सुधा को घूरे जा रही थी और सुधा की चीख कमरे में गूंज गई। शाम को इंस्पेक्टर पंकज तेज बारिश में थाने से घर लौट रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसकी जीप के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर पंकज जीप से उतरते हुए गुस्से में उस व्यक्ति से बोला, क्या बदतमीजी है? अगर जीप की रफ्तार तेज होती तो तुम मर भी सकते थे। वो व्यक्ति रहस्यमय अंदाज में बोला, मौत तो तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम प्रोफेसर अभिमन्यु है। अच्छा, तो तुम ही वो प्रोफेसर अभिमन्यु हो जिसके चर्चे आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में तुम्हारे विचार मूर्ख और बेवकूफ लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा एक असिस्टेंट कुछ दिनों पहले ही रहस्यमयी परिस्थितियों में जंगल में मरा हुआ पाया गया था। तुमने सही कहा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी लाश भी जंगल की किसी झाड़ियों में मिले। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने जिस लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है ना, वो लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि परी है। हाँ जानता हूँ, उस लड़की का नाम परी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि कुछ दिनों के बाद मैं परी से शादी करने वाला हूँ। मूर्ख इंस्पेक्टर, लगता है उसने अपना जादू तुम पर कर दिया है। तुम्हारी कलाई बता रही है कि उसने तुम्हारा हाथ अपने हाथों से पकड़ा है। इसका मतलब आज वो खुश है, और जब परी खुश होती है तो वो किसी न किसी का खून पीती है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी वाहियात बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज जीप लेकर अपने घर चला गया। घर पर उसने देखा कि परी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में सोने चला गया, मगर आधी रात के बाद अचानक कुछ चबाने की आवाज से इंस्पेक्टर पंकज की आंख खुल गई। ये चबाने की चबड़ चबड़ की आवाजें कहां से आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली मांस खा रही हो। इतना कहकर पंकज आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। अचानक इंस्पेक्टर पंकज के कदम परी के कमरे की तरफ आकर रुक गए। आवाज तो परी के कमरे से ही आ रही है, मगर परी तो गहरी नींद में सो रही है। घर में इतनी तेज आवाज आ रही है और परी की आंख तक नहीं खुली। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज ने परी के कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर इंस्पेक्टर पंकज की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि परी का शरीर खून से सना हुआ था
और सुधा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। तभी परी पंकज की ओर देखकर घूरती हुई बोली, सोचा था तुमसे विवाह करके एक बच्चा पैदा करूंगी, मगर तुमने कमरे का दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरा रहस्य जान गए हो, तुम्हारी मौत तो पक्की है। पंकज डर से चीखता हुआ घर के बाहर गया, मगर अगले ही पल परी बिजली की रफ्तार से पंकज के सामने अपने भयानक रूप में खड़ी हो गई। उसका सड़ा हुआ चेहरा, पीली आंखें और दांत देखकर पंकज बहुत डर गया। कौन हो तुम? परी, लेकिन इस समय तुम मुझे अपनी मौत समझ सकते हो। तभी पंकज के कानों में प्रोफेसर की आवाज टकराई, उसकी आंखों की तरफ मत देखो इंस्पेक्टर। अचानक प्रोफेसर परी के सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ जो तू यहाँ पर चला आया। मैं जानती हूँ कि तूने ही मेरी माँ को मारा है। हाँ, क्योंकि तेरी माँ भी डायन थी और तू भी डायन है। तेरी माँ ने मेरे असिस्टेंट राहुल की मेरी आंखों के सामने जान ले ली। मैं तो तुझे भी मार देता, लेकिन तब तक ये मूर्ख पंकज तुझे अपने घर तक ले आया। इतना कहकर प्रोफेसर ने बड़ी फुर्ती से अपने जेब से छोटी सी बोतल निकाल ली। तभी परी ने अपने नुकीले पंजे प्रोफेसर की टांग में गड़ा दिए, जिससे प्रोफेसर के हाथ से वो छोटी सी बोतल गिर गई। प्रोफेसर चीखता हुआ इंस्पेक्टर पंकज से बोला, इस शीशी के अंदर पवित्र पानी है। इस पवित्र पानी को तुरंत इस भयानक बला के ऊपर फेंक दो। पंकज ने बड़ी फुर्ती से उस बोतल का पानी परी के ऊपर फेंक दिया। अचानक एक चीख के साथ उस भयानक बला के शरीर में आग लग गई और वो धुआं बनकर राख हो गई। प्रोफेसर पंकज से कहते हैं, झोपड़ी में तुम्हें जिस औरत की लाश मिली थी, वो औरत भी एक डायन थी। उसने ही मेरे असिस्टेंट को मारा था और मैंने ही उसे इस पवित्र पानी के जरिए मारा था। मैं जानता था कि उसकी एक बेटी भी है, मगर उस झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही तुम परी को अपने घर ले आए। लेकिन प्रोफेसर, आखिर ये सब क्या था? कौन होती है ये परी? कुछ ऐसी स्त्रियां ताकतवर बनने के लिए तंत्र शक्ति की साधना से एक जिन के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। तब उनकी कोख के जरिए एक लड़की पैदा होती है, मगर वो इंसान नहीं होती, वो परी होती है, जो एक तरह की डायन होती है। उनका काम अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। जब भी परी किसी पुरुष से विवाह करके कोई बच्चा पैदा करती है, तो वो उसके बाद अपने पति को मार देती है। अगर इसका रहस्य तुम्हारे सामने नहीं आता, तो शादी के बाद वैसे भी ये तुम्हें मार देती।